हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 का सीडीपी पार्ट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसका ईवीएस और हिंदी का पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक होंगे, प्लीज़ गो एंड वॉच। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in order to address learners from diverse background, a teacher should मीन्स कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, कैसे उनको संबोधित करना चाहिए। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका हमारा आंसर होगा कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। देखो, सबसे पहले है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। सभी के लिए आप स्टैंडर्ड असेसमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, न ही आप रूढ़िबद्ध यानी कि स्टीरियोटाइप जो नेगेटिविटी है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, ये भी गलत है। और ना ही आप किसी टॉपिक से रिलेटेड बात को अवॉइड करके कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अवॉइडेंस, नेगेटिविटी और स्टैंडर्ड असेसमेंट तीनों ही गलत होंगे। ड्रॉ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्स सेटिंग। अगर डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर्स हैं तो आपको उनको डाइवर्स सेटिंग में ही उदाहरण देने चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। जो हमारी समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, मतलब फैसिलिटेट। तो एक बार इसके ऑप्शन देख लीजिए। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। देखो, ना तो कभी भी हम क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोसेस को, प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको अटल प्रक्रिया में इस्तेमाल को बढ़ावा कभी नहीं देते हैं। ना ही विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करते हैं। डर की भावना से कभी भी कुछ समस्या का समाधान नहीं होता। और न ही हम ड्रिल प्रैक्टिस पे इसमें फोकस करेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजी, मतलब जो भी समरूप हैं उन समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, एनकरेज यूज़ ऑफ एनालॉजी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज, ए टीचर शुड नॉट। अब जहाँ पे नोट आ जाए वहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्पेशली कि उसने पूछा है कि एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर 1 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। नंबर 2 है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल। तो पूछा क्या है कि अधिगम की कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों को संबोधित करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं तो आप उनके लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी बनाओगे, उनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करोगे, और उनके लिए जो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी अप्रोच है उनका भी यूज करोगे। ये यहाँ पे दे रखे हैं तीनों, लेकिन आप उनके लिए किसी भी रिजिड स्ट्रक्चर को उपयोग नहीं करोगे। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 4, संरचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, एक डैश इज़ द प्राइम आइडेंटिफाई फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनमें इनमें से कौन सा प्रमुख लक्षण होता है, वही इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास है हाइपर एक्टिविटी, कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे, इंटेंटिवनेस की बहुत ज़्यादा असतर्कता, मतलब उनमें बिल्कुल भी अटेंटिवनेस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद है लो
कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कम प्रज्ञानता या बोधगम्यता। उसके बाद है डाइवर्जेंट थिंकिंग और अपसारी चिंतन। तो जो क्रिएटिव माइंड के बच्चे होते हैं वो उनकी क्या विशेषता होती है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, मतलब उनका अपसारी चिंतन होता है। वो बहुत एक ही चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है इंटेलिजेंट बच्चों में, जो कि आपकी किसी भी समस्या का एक सॉल्यूशन लेके आते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिव बच्चों में, जो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन अलग अलग लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। मीन्स निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो अध्यापन अधिगम का मीन्स आप जो टीचिंग लर्निंग करवाते हो उसका इफेक्टिव मोड कौन सा होगा। तो एक बार आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस मीन्स बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो बिना विश्लेषण के अवलोकन कैसे कर सकते हो। अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए तो हमें उस पर ध्यान देना होता है ना। तो फिर इमिटेट एंड रिपीटिशन यानी कि नकल या दोहराना। नकल और दोहराने को कभी भी कोई टीचर या कोई भी वो ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। फिर रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, ये कभी भी सही नहीं होता है। किसी भी चीज़ को एज इट इज़ याद कर लेना, मतलब उसको रट्टा लगा लेना कभी भी सही नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी संकल्पनाएँ हैं, संप्रत्यय हैं, उनके बीच आपको एक रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनके बीच एक संबंध बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और तभी आप अपने अध्यापन अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। प्रश्न नंबर 6, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? कि अगर आप एक अध्यापक और आपने बच्चों को कुछ कार्य दिया और उसमें उन्होंने त्रुटियां की हैं, तो आपको उन त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या एरर किए हैं, क्यों कैसे किए हैं, क्यों किए हैं, उनका एनालाइज करना चाहिए। तो ये एनालाइज क्यों ज़रूरी है। अब देखो, एक बार ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है। हमारा जो NCF 2005 है वो सेपरेशन की बात ही नहीं करता है, तो ये आंसर तो आपका गलत ही हो गया। उसके बाद है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जहाँ पे ओनली आ जाए वो भी गलत है। केवल किसी एक चीज़ पर कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है। पनिशमेंट ऑफिशियली अलाउ ही नहीं है, तो आप बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर भी आपका गलत होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो भी त्रुटियां बच्चे करते हैं, अगर आप उनको समझते हो, उनको एनालाइज करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसमें कहाँ कमियां रही हैं, कौन सा या आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है वो गलत है, या आपने TLM जो यूज किए हैं वो गलत हैं। तो आपको अपनी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको समझने में हेल्प मिलेगी। इसलिए त्रुटियों का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रश्न 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मीन्स मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, कि बच्चों में जो मोटिवेशन है उसको आप कंटिन्यू कैसे रख सकते हो। कंटिन्यू मतलब कायम रखना, ये नहीं कि एक दिन मोटिवेटेड है, नेक्स्ट डे नहीं है, फिर कोई काम शुरू किया, फिर एक दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो उनमें उसको सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए कि वो लगातार मोटिवेटेड रहें, क्या ज़रूरी है वही पूछा है। सबसे पहले बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना, या आसान क्रिया देके आप थोड़ी बच्चों को सस्टेन कर सकते हो। वो मोटिवेट क्या होंगे, उनको तो पता है ये तो ईजी है, हम कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। उसके बाद है यंत्रवत याद करने पर, जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी हम रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करते हैं। बच्चे को दंड देना, वो भी मैंने आपको बोला था कि वो अलाउ ही नहीं है बच्चे को पनिश करना। उसके बाद है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना, यानी कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। तो यही हमारा सही आंसर होगा कि जिन लक्ष्यों में उनको मास्टरी है या उनकी प्रवीणता है, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर।
प्रश्न नंबर 8, शेम डैश यानी कि शर्मिंदगी क्या है या शर्मिंदगी क्या करती है बच्चों में। आपने देखा होगा क्लास में, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं अगर नहीं समझाने की आपको अच्छे से कोशिश करती हूँ। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी है। शर्मिंदगी कभी भी आपको प्रभावशाली अधिगम करने के लिए अभिप्रेरित नहीं करती हैं। डैश के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, यानी कि शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली टीचिंग कभी भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। सेम हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन मीन्स इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे का जो दिमाग है, मतलब मानिए कि उसकी कॉग्निशन है, उसका उसके संवेगों से, इमोशन से हमेशा एक रिलेशनशिप होता है। अगर आप खुश हो तो आप अच्छा सीख पाते हो, आप पहले से ही दुखी हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं, आप इमोशनली वीक हो, उस टाइम में आप अच्छी लर्निंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चार नंबर ऑप्शन है आपके पास कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, यही हमारा सही आंसर होगा। अब आप बताओ, एक बच्चे को आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने गलत आंसर कर दिया और आपने उसको पूरी क्लास में डांट दिया, जिससे वो शर्मिंदा हो गया, तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब वो उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको आंसर देगा? नहीं, क्योंकि अगर वो शर्मिंदा हो गया उसकी वजह से कि उसने गलत आंसर दिया, नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे वो चुपचाप खड़ा रहेगा, इवन एक इनिशिएटिव भी नहीं लेगा, कोशिश भी नहीं करेगा आंसर देने की, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ओवन नॉलेज, कि बच्चे अपने ज्ञान की जो संरचना है वो खुद करते हैं। कैसे करते हैं वही पूछा है। तो अब आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग किसने सजेस्ट किया था कि चिल्ड्रन क्या है, कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने खुद के ज्ञान की, ये क्या था, जीन पियाजे ने। तो इसका पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो देखो ना, तो बच्चे हमेशा पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको बड़े नहीं सिखाते, फिर भी इनको आती हैं। ठीक है, दूसरा, बच्चों की कोई भूमिका नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बच्चों के ज्ञान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उनकी कुछ भूमिका तो होगी ना। और कभी भी बच्चे सारी चीज़ें सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो दूसरी जगह से भी सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कि बच्चे अपने ज्ञान का सर्जन करने के लिए एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये किसने कहा था? ये हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी, उन्होंने कहा था। ठीक है, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो सबसे पहले है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित होती है, योग्यता सुधार्य है और योग्यता अटल है। तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी कि लर्निंग के लिए हमारा कौन सा बिलीफ होना चाहिए, उनमें से कौन सा अच्छा है, यही हमसे पूछा है। तो अगर आपको कोई ये बोले कि अभ्यासों फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलत है। अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है। दूसरा है, असफलता नियंत्रित होती है। ऐसा भी नहीं है कि असफलता नियंत्रित हो। अगर आप कोई काम करने की अच्छे से कोशिश करते हो तो आप अपने फेलियर को कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हो। थर्ड वन इज़ योग्यता सुधार्य है। यस, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूवेबल हैं। हो सकता है आज कोई चीज़ हमें बोलने में, समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी जो क्षमता है, योग्यता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, हमारा आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में कल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। ठीक है, तो कौन सी परिपाटी है जो विद्यार्थियों की संकल्पना समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो सबसे पहले है बारंबार परीक्षाएं, कि आप फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन लो, अन्वेक्षण और संवाद,
प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं और पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक का ही पेडागोजी पढ़ा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर कॉम्पिटिटिव नहीं या कंपटीशन कभी भी आपको आपकी संकल्पना को समझ को बढ़ाने में सहायक नहीं होती हैं। नहीं बार बार परीक्षा लेने से थोड़ी कोई आपकी समझ बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या है, इंक्वायरी एंड डायलॉग्स मीन अन्वेषण और संवाद बहुत ज़रूरी है। कि आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप उसके बारे में इंक्वायरी करो, उसको जानने की खोजने की कोशिश करो और उसके बारे में संवाद करो, चाहे अपने टीचर से या अपने पीयर ग्रुप से या अपने फ्रेंड सर्कल से किसी उसके बारे में बात करो। तो तभी आप किसी कॉन्सेप्ट के लिए अपनी जो समझ है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? नंबर 1 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, यानी कि लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, जरूरी नहीं है। दूसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, कि आपका जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाए मल्टीपल वे, वो भी कभी नहीं होता। सीखने में कठिनाई क्यों होगी? सीखना आपका आसान हो जाएगा जब आपको कोई अलग अलग तरीक़ों से अच्छे से समझाता है। तो फिर है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो आंतरिक रूप से अगर आप वो होते हो मोटिवेटेड होती हो तो आपकी समझ बढ़ती है, आपकी सीखने में कभी भी कठिनाई नहीं होती जब आप अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड होते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको सूचना अलग अलग टुकड़ों में दी जाए, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। मीन्स कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में दे, कि थोड़ी सी बात आज बता दी, उसके बारे में ही थोड़ा सा कुछ कल बता दिया, हो सकता है फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में कभी और किसी दिन आप बात करें। तो ऐसे अलग अलग टुकड़ों में दी गई इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको सीखने नहीं देती है। जब भी आपको कोई समझाना है या सिखाता है, अगर वो सही रूप से मल्टीपल वे का यूज करके और उसके सामाजिक संदर्भ में समझाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है कि आपको बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है सीखने में जब कोई भी इंफॉर्मेशन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रश्न नंबर 13, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज मीन्स सीखने की बेस्ट स्टेट अवस्था कौन सी है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसमें आपको 4 अवस्थाएं दी गई हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये वैसे ही समझ में आ जाएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। नंबर 1 है मॉडरेट अराउजल और नो फियर। सेकंड नो अराउजल नो फियर, हाई अराउजल हाई फियर और लो अराउजल लो हाई फियर। तो अब नीचे से शुरू करते हैं। जब आप में उत्तेजना तो कम हो लेकिन वह बहुत ज़्यादा हो, अगर आपके अंदर फियर है तो आप सीखने की वो सही अवस्था नहीं है, क्योंकि डर में इतना अच्छा नहीं सीखा जाता और कभी भी नहीं सीखा जाता। किसी बच्चे को डरा के मार के थोड़ी आप सिखा सकते हो, नहीं। हाई अराउजल हाई फियर, फिर वही हाई फियर आ गया तो ये भी गलत है। फिर है नो अराउजल नो फियर। अब ये वाला ऑप्शन ठीक था कि उसमें भय नहीं है, लेकिन आपके अंदर सीखने की इच्छा भी नहीं है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाओगे। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा मॉडरेट अराउजल नो फियर। मीन्स आपने सीखने की एक बैलेंस संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर में आप नहीं सीख सकते। और आप थोड़े से मोटिवेटेड होने चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। वही आपकी बेस्ट स्टेट होगी लर्निंग की। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो एक बार आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। नाइदर हेरिडिटी और नॉर इन्वायरमेंट, कि आपकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मतलब आप जो भी अपने भाई बहन से अलग हो या फिर दूसरों के जैसे नहीं हो, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि दो इंसान सेम कभी भी नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो कि आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। दूसरा है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी ओनली इन्वायरमेंट ओनली। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो कभी भी किसी एक चीज़
पे डिपेंडेंट नहीं होते। न तो कोई ये बोल सकता है कि मैं तो मेरी हेरिडिटी ऐसी है या फिर मेरा एनवायरनमेंट होता है। वो क्या होता है, एक इंटरप्ले होता है, दोनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध होता है, आपकी हेरिडिटी और इनटू आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक इंटरप्ले होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो यही हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। उसके बाद है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। अब आपने ये दो तरह से पढ़ी होगी। कोई बच्चा है जो अपने आप से ही बात कर रहा है, ये 3-4 साल की जो एज होती है उसमें होता है, 2-3 साल की एज में, कि बच्चा खेलते खेलते अपने आप से बात कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं लगाना है, मुझे ये लगाना है, मुझे इस अपनी डॉल को ये येलो ड्रेस नहीं पहनानी है, मुझे इसको पिंक वाली पहनानी है। तो ऐसे वाली जो बात बच्चा खुद से ही करता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको हमारे दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है, मतलब कंसिडर किया है। जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिज्म कहा है, और लव वाइगोत्स्की की बात आती है तो उन्होंने उसको प्राइवेट स्पीच यानी कि सेल्फ रेगुलेशन कहा है। तो देखो इसमें इकोसेंट्रिज्म भी दिया हुआ है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर जीन पियाजे की बात हो तो ही हमें इकोसेंट्रिज्म को चूज करना है, लेकिन बात किसकी होती है, लव वाइगोत्स्की की। तो ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच और सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वयं नियमन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 16, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो मूल्यांकन का कभी भी ऐसा कोई एम नहीं होता कि हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की पहचान करनी है जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को नामांकन करना, उनको लेबल करना भी कभी भी स्टडी का हमारा उद्देश्य नहीं होता है। न तो हमें उनके हाई मार्क्स से इतना इफेक्ट पड़ता है, न हमें उनके हाई लेवल से लेबलिंग से कि कौन से विद्यार्थी अच्छे हैं, कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, ये कोई मतलब नहीं होता। फोर्थ वन है योग्य आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित कर। तो ओ माय गॉड ये बाहर निकल गया। हाँ, तो न ही हमारे लेबलिंग की बात होती है इसमें, ना हाई अंकों की बात होती है, और ना ही हमें सेपरेशन की बात ना तो एनसीएफ करता है, ना आपकी आरटीई करती है, ना ही आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन इन चीज़ों को शामिल करती है। तो हमारा मूल्यांकन करने की जो पद्धति है उसका लक्ष्य सिर्फ विद्यार्थी की ज़रूरतों और उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना होता है कि विद्यार्थियों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उनके लिए रिमीडियल टीचिंग कैसे करनी है। तो हमारी मूल्यांकन का मेन क्या होता है, हम डायग्नोज करना, विद्यार्थियों को आने वाली ज़रूरतों को और आवश्यकताओं की उनकी पहचान करना और उनको रिमीडियल टीचिंग करवाना। तो ये हमने अपने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं आज तक के। इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन डालती हूँ, इसका जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।